हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती गुड क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज और आज हम भाई स्टेट ऑफ मैटर लेसन का लास्ट सेशन कर रहे हैं। इसके बाद एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एंड्रयू आइसोथर्म किया था, जिसके अंदर हमने फिनोमेना पढ़ा था वीसीटीसीपीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना। तो वो चीजें हमने पढ़ी थी। तो चलिए उसी के बारे में आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस। तो वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है भाई, ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है बेसिकली। एक होता है स्टैटिक, ठीक है, डायनामिक, और दूसरा होता है डायनामिक। यस, ठीक है। तो भाई इक्विलिब्रियम होती क्या चीज है? जब समय बदलने के साथ, समय के साथ चीजों में चेंज आना बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, आप हर साल क्लास बदल लेते हैं, तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं है। मैं हूं, मैं हर साल एक ही क्लास को पढ़ा रहा हूँ, +1 को, +2 को। हालांकि मैं बीएससी एमएससी को भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वही क्लासेस है ना। एमएससी से आगे तो मैं बढ़ा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो मैं यस सर। इक्विलिब्रियम में आ चुका हूँ, मेरी यही क्लासेस रहेंगी, इसके अलावा क्लासेस नहीं पढ़ाने वाला। और हर साल हमेशा सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। तो यानी चेंज नहीं आ रहा है समय के साथ। जैसे आपके फादर्स हैं, मदर्स हैं, इन सबको ये सब क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब पकड़ ली उन्होंने और वही काम लगातार कर रहे हैं, वो हर साल चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ग्रोइंग एज में हो, शायद बड़े होने के बाद कोई बिजनेस शुरू करो। बहुत से लोग बिजनेस शुरू करेंगे, कामयाब भी हो जाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग जॉब भी नहीं करेंगे, बिजनेस भी नहीं करेंगे, उनको कुछ करना ही नहीं है, वो निकम्मे रह जाएंगे, है ना। ऐसा भी होता है। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है अगर हम काम करते रहे तो। कुछ बिना काम, कुछ बहुत ज्यादा काम करने वाले मिलेंगे, कुछ बहुत ही कम या ना के बराबर काम करेंगे, है ना। टाइम के साथ वो भी सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन वो टाइम पर अगर अफेक्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनका फिर वो कहानी खराब होती है ना। तो इस तरह से वो समय के साथ आप लोग लगातार बदलते रहेंगे। हो सकता है शुरू में जो बिजनेस करने वाले हैं, हो सकता है उनका बिजनेस सेटअप ना हो, वो बिजनेस दूसरा बदल दें, तीसरा बदल दें, फिर जॉब पर आ जाएं, या जॉब वाले हो सकता है बीच में कहीं 5-4 साल आप अनस्टेबल रहेंगे, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबिलिटी। वो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब समय के साथ चीजों में चेंज आना बंद हो जाए। अब देखिए, चीजों में चेंज आना मेरे साथ बंद हो चुका, मैं सिर्फ केमिस्ट्री टीच करता हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं? इट इज कंटिन्यू ना। पढ़ा तो मैं कंटिन्यू रहा हूं। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई बेटा सभी को? यस सर। यानी काम हो रहा है लेकिन चेंज नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब जो मोशन में हो, मूवमेंट कर रहा हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मोशन वाला, है ना। और अगर समय के साथ चेंज नहीं आता, और समय के साथ चेंज नहीं आए, ठीक है, लेकिन वो चलता रहे, वो होता है डायनेमिक। और दूसरा होता है समय के साथ चेंज नहीं आ रहा, इक्विलिब्रियम में है वो, बट वो चल नहीं रहा। जैसे आप मान लीजिए कि आपने फैन बंद कर दिया, अब 1 घंटे बाद भी वो बंद ही है, वो इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक। यस गाइस, गॉट इट? समझ में आ गया सबको इक्विलिब्रियम क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। थोड़ा जनरल लाइफ से थोड़ा हम साइंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो सिंपल एग्जांपल देखिए, आपके सामने एक टैप बना हुआ है, इस टैप में से पानी आ रहा है, और एक नीचे हमने एक टैप बना रखा है, ठीक है। और इसमें से क्या हो रहा है? पानी बाहर जा रहा है। जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। दोनों टैप का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। दोनों टैप का लगातार, मतलब पानी एग्जिट और पानी इन जो है, आउट और इन दोनों बराबर है। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पानी तो आ भी रहा है और जा भी रहा है, लेकिन टैंकी के लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या पानी कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? बताइए। यस, सर एक बार दोबारा बताएं। पानी देखिए, टैप में से पानी आ रहा है, नीचे आ रहा है, टैप में से पानी जा भी उतना ही रहा है जितना आ रहा है, तो टैंकी के लेवल में क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर सर। कांस्टेंट रहेगा। सर वॉल्यूम सेम ही रहेगा। समय बीतता जाएगा लगातार, चाहे 10 साल लगाओ, 10,000 साल लगाओ, 10 करोड़ साल लगाइए, कितना भी टाइम लग जाए, ये पानी की टैंकी ना भरने वाली है ना खाली होने वाली है। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर दोनों नल चलते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट इज क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक। यस सर। यस अब सर। ओके, अब दूसरा देखिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद में स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा
कि अगर मैं दोनों टैप बंद कर दूं, पानी की टैंकी से ना पानी बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, तो वो हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वो भी इक्विलिब्रियम है, समय के साथ चेंज नहीं आ रहा वाटर के लेवल में, वो भी इक्विलिब्रियम है, वो होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यस, क्लियर है सबको, समझ में आ गया है? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया। हालांकि नेक्स्ट से नेक्स्ट लेसन जो होगा हमारा 7th लेसन वो इक्विलिब्रियम पर ही है, ये सिर्फ डेफिनेशन हमने की है, तो ये जरूरी थी। वो किस लिए जरूरी है, अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। तो देखिए, सपोज दैट मेरे पास एक बंद बॉक्स है, ठीक है, कंटेनर है बंद, और इसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है, हल्का सा यहां पर मैंने पानी डाल दिया, हल्का सा, ठीक है, ये वाटर डाल दिया मैंने। अब ये वाटर हमें पता है हर टेम्परेचर पर, ये बिल्कुल खाली था, याद रख लेना, इसके अंदर हवा भी नहीं थी इस कंटेनर में, तब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद अब आप बताइए जरा, वाटर के वेपर हर टेम्परेचर पे बनते हैं? यस, यस सर। हमेशा बनते हैं। तो वाटर के वेपर बनेंगे थोड़ी देर बाद, जितना वाटर के वेपर बन रहे हैं, अब वाटर के वेपर बनना क्या बंद हो जाएंगे क्या? वो तो लगातार हमेशा हमेशा बनते रहेंगे, याद रख लेना, वाटर हमेशा वेपर बनाता रहेगा। लेकिन ये तो ढक्कन तो बंद है, तो क्या सारा वाटर गैस बन जाएगा और टैंकी फट जाएगी? ऐसा कभी No, नहीं sir. होता। तो होगा क्या, कुछ वाटर के वेपर कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉप वाइज नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। ये समझ में आया भाई? कुछ वाटर की ड्रॉपलेट कंडेंस होकर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, नीचे से कुछ वाटर वेपर ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से वाटर के वेपर कंडेंस होकर इकट्ठा होकर क्या बना रहे हैं, वापस वाटर बना रहे हैं। ये समझ में आ गया? सर जैसे किसी भी गर्म चीज को ढक देने से हो जाता है वैसे ही। हाँ, जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि कुछ पानी आप जब पतीले के ऊपर सब्जी बनाते हैं, पतीले के ऊपर क्या होता है, ढक्कन रख दीजिए, ढक्कन के ऊपर वेपर बनेंगे, वापस नीचे आ जाएंगे, वेपर बनेंगे, फिर पानी बन के नीचे आ जाएंगे। तो वेपर तो लगातार बन रहे हैं, और वो कंडेंस होकर ऊपर छत के ऊपर कंडेंस होकर क्या हो रहा है, वापस पानी की तरह टपक रहे हैं। क्लियर है? यस सर। है ना? तो ये होता है यस सर। कि भाई ऐसा होता है वाटर वेपर लगातार। तो क्या होगा, एक ऐसा लेवल आएगा, शुरू में जब आपने कंटेनर में पानी डाला था तो सिर्फ पानी था, वेपर नहीं थे, वेपर नहीं थे ना। थोड़ी देर बाद वेपर बनना शुरू हुए, तो उस टाइम पर तो भाई इक्विलिब्रियम नहीं था, क्योंकि पानी वेपर बन रहा था और नीचे तो कुछ आ नहीं रहा था, तो पानी घट रहा था। समझ गए? फिर एक टाइम आया, जितने वेपर बनने थे बन गए, जितना पानी बचना था बच गया। अब अगर नए वेपर बन रहे हैं तो पुराना पानी वापस नीचे आ रहा है। जैसा टैप में हो रहा है कि पानी जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर भी आ रहा है, वैसे जितने पानी के वेपर बन रहे हैं उतना ही पानी वापस कंडेंस होकर वाटर की फॉर्म में वापस जम रहा है। यस, क्लियर है ये बात? कुछ टाइम बाद रिपीट कर दो इसमें, क्या बेटा? जो आपने भी समझा से रिपीट कर दो, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी फोन में। ठीक है, रिपीट करता हूं। देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम पानी लेते हैं बिल्कुल वैक्यूम में, वैक्यूम इन द सेंस बिल्कुल खाली बॉक्स आपके पास, उसमें हवा भी नहीं है, इसके अंदर पानी ले लिया हमने, तो ये पानी क्या करेगा, वेपर बन जाएगा। कुछ देर बाद वेपर कंडेंस होकर पानी की ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाएंगे, नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, इधर से भी नीचे गिरना, मतलब छत से भी नीचे टपकना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या पानी वेपर बनना बंद हो जाएगा? वो भी बनता रहेगा, मतलब वेपर भी बन रहा है और पानी नीचे भी टपक रहा है। और इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी कि जितना पानी ऊपर उड़ रहा है भाप बनकर, उतना ही पानी कंडेंस होकर नीचे गिर रहा है। यानी समय के साथ वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, अमाउंट में चेंज नहीं आएगा, वेपर्स में भी अमाउंट में चेंज नहीं आएगा, वेपर भी उतने ही हो जाएंगे और वाटर भी उतना ही रह जाएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक, सर। ठीक है। तो यानी अब इस टाइम पर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, तब जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम सबस्टांस का वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया? आप ऐसा नहीं है कि पानी डाला, ढक्कन बंद किया और तुरंत आपने वेपर प्रेशर मेजर कर लिया। भाई वेपर तो अभी बनना शुरू हुए हैं, उनको टाइम लगेगा, और फिर वो कंडेंस होना शुरू होंगे थोड़ी देर बाद, फिर उनको भी टाइम लगेगा। तो उसको पूरा हो लेने दीजिए प्रोसेस को, उसके बाद वेपर प्रेशर मेजर करना है। ऐसा नहीं कि सीधा पानी को सीधा डायरेक्ट आप वेपर प्रेशर मेजर कर दो। समझ में आ गया भाई वेपर प्रेशर क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेज पर याद रख लेना आप बात, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जब वेपर्स का प्रेशर मेजर होता है तब उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। और याद रखना वेपर प्रेशर कैसे होगा, बिल्कुल खाली कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर
हवा भी ना हो, बिल्कुल वैक्यूम में, फिर उसमें पानी डालिए, फिर पानी हवा में उड़ेगा, क्योंकि वेपर ओनली पानी के होने चाहिए ना, बीच में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। एनवायरमेंट में वेपर का प्रेशर मेजर कर रहे हो तो वेपर के प्रेशर के साथ ऑक्सीजन का प्रेशर भी मेजर हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रेशर भी मेजर हो जाएगा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो हमें सिर्फ पानी का चाहिए, तो पहले बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करना, फिर लिक्विड लेना। ये होता है प्योर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर्स जो हैं वो वाल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वाल के ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। यस, क्लियर बेटा सभी को ना? यस सर। वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है मुझे ये बताओ, किसी को पता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेपर एंड गैस? सर वेपर थोड़ी हल्की होती है गैस से। नहीं, ये रीजन नहीं। सुनिए, अब वेपर क्या होता है, ठीक है? कोई चीज जैसे पानी है, पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है या गैस होता है? सर लिक्विड। लिक्विड होता है। तो अगर कोई चीज रूम टेम्परेचर पर या किसी और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिस पर हम मेजर कर रहे हैं उसको, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर वो लिक्विड है तो उसके हवा की जो गैसियस फॉर्म वो बनाएगा उसको वेपर बोलेंगे। वेपर बोलेंगे सर। समझ गए? अगर वो लिक्विड है उस टेम्परेचर पर। तो अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि 101 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड होगा कि गैस होगा? सर गैस। गैस होगा। तो अब हम वाटर को वेपर नहीं बोलेंगे, उस गैस को वेपर नहीं बोलेंगे, उसे गैस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 101 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस होता है और उसी पर आपने पूछा, हमने पूछा है कि भी उस पर क्या होगा, तो वो गैस होगा, वेपर नहीं। उसे वेपर नहीं बोलेंगे क्योंकि सारा का सारा गैसियस फॉर्म में। यस, क्लियर है? यस सर। गैस और वेपर के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। वेपर वो होता है जब कोई चीज लिक्विड फॉर्म में हो लेकिन उसको हवा में वो गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हो, बट मेनली वो लिक्विड फॉर्म में हो, तब हम उसको वेपर बोलते हैं। तो सर ठीक जैसे है? पेट्रोल रखा रहता है वो भी उड़ जाता है हवा में, वो भी वेपर ही होते हैं पेट्रोल की? देखो, नहीं, पेट्रोल क्या बोलते हैं उसको, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा। यस गैस में नहीं होता, गैस में नहीं होता। सर। हम ये वेपर। सुनिए, हम ये कहें कि पेट्रोल सारा का सारा हवा में उड़ जाता है, तो देखो बेटा, गिलास में पेट्रोल भर के रखो और देखो कितने दिन में उड़ता है। यूं तो पानी भी एक दिन खत्म हो जाएगा सारा का सारा। गिलास में आप छत पे रख के पानी रख दो, है ना, वो भी उड़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ा दो गिलास के पानी का, मतलब उसको एक बहुत बड़ी थाली के अंदर रख दो, बहुत बड़ी थाली, एक गिलास पानी, शाम तक उड़ जाएगा। यस, यस ये सर। समझ में आया? लेकिन वही पानी 101 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रख दो आप लिक्विड फॉर्म में, वो हवा में उड़ जाएगा, तुरंत उड़ जाएगा, तुरंत, नहीं लगेगा। समझ गए? पेट्रोल को आप अगर गिलास में रखते हो 1 घंटा 2 घंटा, अगर वो तुरंत गायब हो जाए विद इन 1 मिनट, तब हम कहेंगे कि वो गैस है। समझ गए? यस, क्लियर है ना बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं आगे भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस। तो अब हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं इसे। द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल, अकेला, सिर्फ पानी होना चाहिए या सिर्फ कोई दूसरी चीज हो, पेट्रोल हो या एनीथिंग एल्स। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वस टेंशन। अब ये चीज भी ध्यान देने वाली बात है, मैंने इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। वाटर के वेपर प्रेशर को एक्वस टेंशन बोलते हैं, एक्वस टेंशन। आज हम एक्वस टेंशन भी करने वाले हैं, ठीक है? एट सी ऑल वेपर कंडेंस टू लिक्विड। अब सी के ऊपर, यहां देखिए सी कहां पर है अभी, ए बी सी, ये रहा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं एंड्रयू एक्सपेरिमेंट के अंदर। सारे के सारे वेपर जो हैं वो हवा में उड़ जाएंगे। इज दिस, नहीं सॉरी, यहाँ बी से वो लिक्विड बनना शुरू हुआ था, है ना, इस पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर बी से लिक्विड बनना शुरू हुआ और सी तक कंप्लीट लिक्विड बन गया, मतलब सारे वेपर क्या हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। एट पॉइंट सी ऑल वेपर्स कंडेंस टू लिक्विड, सारे वेपर लिक्विड में कंडेंस हो गए। यस, क्लियर है ये बात? हाँ भाई, यस सर। ठीक है। सी टू डी क्या हुआ अब देखिए, वैसे मैं ये ग्राफ आपको पहले ही करवा चुका हूं। सी से डी में क्या होता है, सी से डी के अंदर, यानी अगर आप प्रेशर और बढ़ा देते हो और यहाँ टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस ही है लेकिन प्रेशर और बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है। देखो पहले सी पर वॉल्यूम था V2, फिर डी पर वॉल्यूम कितना हो गया, ध्यान देना, ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट है सी, सी के नीचे आता है V2 और सी और डी के नीचे आता है V3।
तो वॉल्यूम कितना कम हुआ, V2 से V3 कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा आपको ग्राफ में ज्यादा नजर आ रहा होगा, ये बहुत थोड़ा सा है, ए लिटिल। तो हमें पता है कि लिक्विड्स को आप कंडेंस करके उसको कम नहीं कर सकते, लिक्विड का वॉल्यूम लगभग ना के बराबर बदलता है अगर उसे कंप्रेस करें। लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, पता है सभी को? यस सर। गैस को कंप्रेस कर सकते हो, तो यहाँ पर वही चीज बता रहा है ये, सी से डी जो है, इंक्रीज इन द प्रेशर विद डिक्रीज इन द वॉल्यूम बिकॉज एट द स्टेज only liquid state exists, liquid and solid are incompressible, therefore we get a steep increase in graph। तो ग्राफ में इंक्रीज नजर आ रहा है, यहां से डायरेक्ट एकदम ऐसे आ गया और वॉल्यूम में बहुत थोड़ा सा चेंज आया। हालांकि ये यहाँ इस स्केल में आपको बड़ा नजर आ रहा हो, अगर मैं ये कहूं कि ये 0.00001 है और ये 0.0000 है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये 1000वां हिस्सा इसका कंप्रेस हुआ है, तो ना के बराबर हुआ। ठीक है, तो स्केल थोड़ा सा इन्होंने बड़ा दिखा रखा और कुछ नहीं। आगे देखिए, टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं भाई, और प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर होगा उस टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्रिटिकल प्रेशर होगा, और उस टाइम पर जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, और इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स, और ये बात हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। यस, क्लियर है सभी को? TCPCVC है ना? तो ये थ्योरी अब आपको यहां से क्लियर हो चुकी है TCPCVC की। अब बात करेंगे, थोड़े से फॉर्मूलाज करेंगे इसी के बेस पर। लिक्विड एंड सॉलिड डोंट एग्जिस्ट इन सब्सटेंस बियॉन्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लिक्विड सॉलिड क्रिटिकल टेम्परेचर के बाहर जो है वो लिक्विड और सॉलिड कभी नहीं मिलेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव, हमने बोला था ना, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव कोई भी चीज लिक्विड या गैस में नहीं हो सकती। इट विल नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैस। क्लियर है? ये हमें पता है, क्योंकि वो दोबारा गैस कह रहा हूँ, सॉरी, लिक्विड और सॉलिड, वो लिक्विड और सॉलिड में नहीं बनेगी क्रिटिकल टेम्परेचर पर, हमेशा वो गैस रहेगी। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेटली पढ़ चुके हैं। लिक्विड एंड सॉलिड डोंट एग्जिस्ट। तो अब बात आती है भाई नीचे सबसे लास्ट लाइन, ठीक है, वो क्या कहती है? The liquid, this pattern of graph is called dome of Andrew isotherm। Andrew isotherm हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो डोम बना रहा है, एक गोला सा बना रहा है ना, that is called dome। ये इस तरह का, ठीक है, तो इसको हम डोम बोलते हैं, डोम ऑफ द आइसोथर्म। यस, क्लियर है बेटा सभी को ये? यस सर। ठीक है, तो अब आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्रिटिकल आइसोथर्म्स। क्रिटिकल आइसोथर्म्स में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्रिटिकल पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। वो क्या है ये देखिए, ये है वो क्रिटिकल पॉइंट, दिख रहा है सभी को? ये वाला, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कंडीशन क्या बता रहा है वो? TCPC की कंडीशन हम पहले से देख चुके हैं, है ना? टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर TC is 0, पॉइंट एट विच द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट क्रिटिकल। अब ये क्या कंडीशन बता रहा है? इस कंडीशन को नीचे करने वाले हैं, ठीक है, नीचे आएगी, नो वरी। क्रिटिकल पॉइंट देखिए, पॉइंट एट ऑन क्रिटिकल आइसोथर्म वेयर गैस लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो जाए, वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। यानी आप यहां पर कह सकते हैं कि ये लिक्विड नहीं है, ये गैस भी नहीं है, ये ऐसी गैस है जो लिक्विड के बराबर वॉल्यूम है जिसका। समझ में आ रही है बात? यानी आप यहां पर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस गैस का वॉल्यूम लिक्विड के बराबर हो जाता है। गैस का वॉल्यूम तो हम इसको लगभग लिक्विड मान सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में। इसका कहने का मतलब ये, क्रिटिकल पॉइंट पर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जब क्रिटिकल होते हैं तो कोई गैस जो है उसका वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। कंडीशन देखिए अब इसके लिए, अब वो जो ऊपर कंडीशन लिखी हुई थी वो सेम कंडीशन अब नीचे आएगी। पॉइंट एट विच फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्या होता है ना? डिफरेंशिएशन होती है, रेट ऑफ चेंज निकालना। यस, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज 0। तो वो 0 होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है? कैसे? अब वो कह रहा है करली P बाय करली V मल्टीप्लाइड बाय TC इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली डेरिवेशन हो गई, है ना? विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो प्रेशर बाय वॉल्यूम यहां आपको नजर आ रहा है, करली बाय, और यहाँ ये जो डेरिवेटिव है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है,
समझ रहे हो? पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता होगा सबको? सर पार्शियल नहीं पता। पार्शियल नहीं पता, बता देता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है इसके अंदर एक लिमिट डलती है। कंप्लीट डिफरेंशिएशन होती है कि आप जीरो से लेकर लास्ट एंड तक डिफरेंशिएट कर सकते हो किसी भी चीज को, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्शियल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लिमिट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको, उस लिमिट से बाहर वो डिफरेंशिएशन नहीं होगी। अगर कर दोगे, कर तो सकते हो, लेकिन रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसका रीजन बताता हूँ क्यों। ठीक है, ये देखिएगा जरा, मान लीजिए आपके पास में एक यहाँ पर एक लाइन है, वो ग्राफ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो एक आप यहां से यहां तक कह सकते हो ये इंक्रीजिंग है। क्लियर है? तो ये डिफरेंशिएशन अगर आप करना चाहो, एक छोटा सा टुकड़ा ढूंढना चाहो, मिल जाएगा आपको। फिर यहां से यहां तक भी इंक्रीजिंग है, यहां से यहां पर लगभग इतना इंक्रीज नहीं है, और यहां से यहां तक क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस तरह से, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में हो सकता है कांस्टेंट हो जाए, फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में, बट डिक्रीजिंग है। पहले इंक्रीजिंग था, अब डिक्रीजिंग हो गया। तो अगर आपने इकट्ठी डेरिवेशन, इकट्ठा इसको पार्शियल 100% इसको डिराइव कर, वो कर दिया, डेरिवेटिव लगा दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया इसको इकट्ठा, तो वो तो ग्राफ ऐसा दिखा देगा, स्ट्रेट लाइन, जबकि ये तो कर्व बना रहा है। समझ गए? तो ऐसे ग्राफ्स भी होते हैं जहां पर 100% डिफरेंशिएशन नहीं की जा सकती, तो वहां पार्शियल करते हैं। क्लियर है ये बात? तो इसको बोलते हैं कर्ली। ये जो डी जैसा सा दिख रहा है, लेकिन ये डी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा सा है ना, 6 जैसा है, 6 के जैसा, तो ये होता है कर्ली। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, बाकी आप इसको मैथ में पढ़ेंगे अच्छे तरीके पर। यहाँ पर तो सिर्फ मैं उसकी थ्योरी बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करेंगे, इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें पता है वो कर्व आता है, इसमें कर्व में तो नीचे कम भी हो जाती है, और डिफरेंशिएशन एक बार कर रहे हो तो आप तो सीधा उसको घटा रहे हो, है ना, तो स्ट्रेट लाइन मान के कर रहे हो। जब चीजें स्ट्रेट लाइन नहीं होती हैं तो वो डिफरेंशिएशन करोगे तो वो पार्शियल होगी, 100% कंप्लीट डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन नहीं होती है। हाँ, अगर लिमिट और भी छोटा कर दें तो फिर वो एक छोटी सी लिमिट में वो डी पूरा डिफरेंशिएट भी हो सकता है। जनरली इसके लिए ऐसा कहा जाता है, जो चीजें पाथ फंक्शन होती हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में, जो चीजें पाथ फंक्शन होती हैं, पाथ डिपेंडेंट, वो क्या होती हैं, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट होगी। और जो चीजें इनिशियल और फाइनल स्टेज में पे डिपेंड करती हैं, इनिशियल और फाइनल मतलब शुरू में कोई स्टूडेंट है वो फर्स्ट क्लास में है, लास्ट में वो स्टूडेंट जो है वो मास्टर्स कर गया, पास हो गया, तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइनल स्टेज क्या, वो पढ़ने बैठा था, बिल्कुल बैठा था, फाइनल स्टेज उसने मास्टर कर लिया, बात खत्म, है ना। उसके पाथ से कोई मतलब नहीं है, कौन से स्कूल में गया, कौन सी यूनिवर्सिटी में गया, है ना, कहाँ से ग्रेजुएशन की, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मास्टर्स कर लिया। एक होती है पाथ स्टेट, पाथ पर डिपेंड करने वाली चीजें, जो भी चीजें पाथ पर डिपेंड करती हैं वो बहुत खतरनाक लेवल वाली होती है। जैसे आप घर से गए, कह के गए थे अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, लेकिन बीच में आप बाजार में चले गए, फिर दोस्त के घर गए, फिर दोस्त के घर से एक दूसरे दोस्त के घर चले गए, तो पाथ पर डिपेंड करता है। हो सकता है आप दूसरे दोस्त के घर जाओ, हो सकता है ना भी जाओ, हो सकता है मार्केट जाओ, हो सकता है ना भी जाओ, तो भाई ये कंडीशन तो वहां बतानी पड़ेगी कि आप वहां भी गए थे, वहां भी गए थे। नहीं बताओगे तो आपका टोटल टाइम आपने हमारे हिसाब से तो अपने दोस्त के घर पे बैठे रहे, है ना। तो ये पाथ डिपेंडेंट है कि आप कहां पर गए, आप अपना पाथ बताइए, तभी हमें पता लगेगा कि आपने इतना टाइम कहां स्पेंड किया। क्लियर है? तो वो पाथ डिपेंडेंट जो भी चीजें होती हैं उनको 100% डेरिवेटिव नहीं बन सकता, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होता है। यस भाई, क्लियर है सभी को? सर ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी Yes, हुई है sir. पार्शियल डिफरेंशिएशन दूसरी बार है ना? 2 बार है, हाँ देखो, Yes, sir. विद रिस्पेक्ट सेकंड डेरिवेटिव वहां लिखा है Yes, ना sir. ऊपर, देखो पॉइंट एट विच फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, तो पहला डेरिवेटिव और p विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टीसी, है ना, वो इक्वल 0 होना चाहिए। फिर दूसरा डेरिवेटिव, फिर से हमने इसको अब डेरिवेटिव कर दिया, मैं डेरिवेटिव का मतलब ही बता रहा था यहाँ पे, और कुछ नहीं, है ना। तो करली स्क्वायर, यानी कि दूसरी बार डेरिवेशन की है भाई, करली स्क्वायर p डिवाइडेड बाय करली स्क्वायर इनटू टीसी, ये भी 0 होना चाहिए। ये है ये कंडीशन, ऊपर यही ऊपर लिखा हुआ था। हाँ बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, लेट आ रहे हो आप? स्कूल से अभी आया, बस 5 मिनट पहले। स्कूल से अभी आए हो, मतलब स्कूल 7:30 बजे फ्री होते हो क्या? ये भी गड़बड़ है भाई। 7:40 को हुई थी, आज लेट छुट्टी हुई थी हमारी।
अच्छा ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोगों ने क्लासेस लेट इसी चक्कर में की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास नहीं लगा इवनिंग पाते शिफ्ट थे किया है स्कूल सर, की वजह से। इवनिंग शिफ्ट। सर स्कूल से घर आने में भी तो टाइम लग जाता है ना कभी कभार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मानते हैं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे कि दो क्रिटिकल पॉइंट के लिए दो कंडीशनें हैं यहाँ पर, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल आइसोथर्म्स की। तो पहली कंडीशन कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होना चाहिए। तो ये चीज मैथमेटिकल है, सीधा सीधा आपको याद करनी है, ठीक है। करली पी बाई करली वी इंटू टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल 0 होना चाहिए, करली स्क्वायर पी बाई करली स्क्वायर वी इंटू टीसी, ये भी 0 होना चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है बेटा, ये कंडीशन समझ में आ गई सबको? एक चीज और पूछनी है सर, ये जो पी और वी लिखा है सर, ये क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम है ना? नहीं, ये तो वॉल्यूम और प्रेशर है, क्रिटिकल सिर्फ नहीं है। वॉल्यूम और प्रेशर है ना सर? हाँ नॉर्मल वॉल्यूम प्रेशर, ठीक है, ये ओके सर, क्रिटिकल ये नहीं है। क्रिटिकल होते तो पीसीवीसी सी लगाते हम। लिखा होता है सर। हाँ ये जैसे टीसी लगा हुआ ना, टीसी का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी प्रेशर और किसी भी वॉल्यूम पर अगर मल्टीप्लाई ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर की मल्टीप्लाई इनकी डेरिवेटिव के साथ इक्वल टू 0 आती है तो वो क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है, ठीक है। From this equation, by putting value of PCVC, TC, critical condition can be obtained. तो PCVC, TC की इस इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यूज भरते हैं और वो इक्वल टू 0 आ जाए तो ये PC और VC की वैल्यू आ जाएगी अपने आप, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा। कैन बी ऑब्टेन एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट, जब हम PCVC, TC के ऊपर होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0 होता है, यानी कि वेपर बनाने के लिए आपको हीट नहीं चाहिए। ध्यान देना इस बात को, वेपर बनाने के लिए मतलब आप क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर पर बैठे हो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिससे ऊपर कोई गैस दोबारा लिक्विड नहीं बनेगी। तो यानी कि वो हाईएस्ट टेम्परेचर पर बैठे हो आप, प्रेशर भी हाईएस्ट है, उससे ज्यादा लगाओगे खैर वो लिक्विड बन जाएगी, लेकिन वो लास्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड बन सकती है। तो अब वो क्या बोल रहा है, वेपोराइजेशन, यानी आपको वेपर बनाने के लिए इस टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वेपर्स में है। टीसी, पीसी, वीसी के ऊपर कोई भी गैस ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में भी होती है और लिक्विड फॉर्म में भी होती है, आप ये कह सकते हैं दोनों फॉर्म्स। मतलब उसका वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि यूं कह लो कि जितना लिक्विड का वॉल्यूम होता है ना उतना ही वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। हाँ कृष्णा बेटा बोलो। सर क्रिटिकल पॉइंट का मतलब सर तीनों चीजें क्रिटिकल है ना, टेम्परेचर, हाँ प्रेशर, हाँ हाँ वॉल्यूम। हाँ हाँ, तीनों चीजें क्रिटिकल हो जाएंगी वहां पर, क्रिटिकल ओके। पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि वेपोराइजेशन, अब हम बोलते हैं वेपर बनाना है, ऑलरेडी सारी की सारी गैस वेपर फॉर्म में ही है। अब हम कहें कि लिक्विड बनाना है, ऑलरेडी सारी गैस लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो लिक्विड के बराबर है। तो टीसी, पीसी, वीसी पर गैस इतनी कंडेंस हो जाती है, इतना उसको पास ले आओ कि जितना वॉल्यूम लिक्विड का बनेगा उतना ही उसका है, बट वो लिक्विड नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। है ना? तो अब इसका एक ना यूटिलाइजेशन बताता हूं, आपको याद रहेगी ये बात, ठीक है। बीएससी के अंदर आती है इसकी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी, आपके भी कभी कभी एडवांस में शायद ये पूछा गया है क्वेश्चन, पूरा ध्यान नहीं है मुझे। देखो क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली कोको बीन्स के बारे में, चॉकलेट बनती है उससे और कॉफी बनती है यस सर। है ना? यस तो सर। अब देखिए उसके अंदर ना काफी ज्यादा अमाउंट में निकोटिन मिलता है। निकोटिन क्या है? एक हैबिचुअल केमिकल है जो हैबिट लगा देता है, अच्छा नहीं होता शरीर के लिए, है ना? उसके ड्रग बिना होता है। ड्रग कह लो, उसके बिना आप मतलब उसके आदी हो जाते हो एक हिसाब से, जैसे तंबाकू के आदी हो जाते हैं। तो उस निकोटिन को वहां से निकालने के लिए कोको बीन में से कैसे निकालें? उसको क्रश कर दें, फिर उसका तेल निकाल दें, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करें केमिकल डाल के, दैट्स द वेरी टेडियस प्रोसेस, है ना? और उसके अंदर हमारा सारा सत्यानाश हो जाएगा उसका। तो क्या करते हैं, ऐसे किसी केमिकल को किसी सब्सटेंसेस या किसी के बीज में से, जैसे आपने जनरली सुना होगा कि क्या बोलते हैं, बादाम है ये बिना ऑयल वाले बादाम है, बिना ऑयल वाले। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? अभी बिना ऑयल के बादाम कैसे हो सकते हैं? बादाम को क्रश कर दिया, बट वो तो पूरा का पूरा बादाम है, क्या क्रश करके उसका तेल निकाल के वापस उसको हवा भर के वापस दे देते हैं, ये लो भाई अब खा लो, ऐसा है? नहीं है ना? तो फिर क्या होता होगा सोचिए, कभी बैकएंड में सोचना इसको क्या होता होगा। वो होता है इस क्रिटिकल फिनोमिना से। हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल गैस नहीं है, है ना? क्योंकि हमारी बॉडी भी बनाती है उसे,
तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी बीज में रह भी गई थोड़ी बहुत, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, TCPCVC के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, उसको वो लगभग लिक्विड के बराबर वॉल्यूम में होती है, लेकिन वो होती गैस है, और उसके अंदर फिर बीज डाल देते हैं, कोई भी, आप भले ही काजू डाल दो, बादाम डाल दो, उससे क्या होगा, उस बीज के अंदर ना वो अंदर घुस जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर पर गैस है, गैस अंदर घुस जाएगी बीज के, और उसमें से कुछ ना कुछ कचरा, लिक्विड विक्विड जो भी है वो सब बाहर निकाल देगी। समझ गए? निकोटिन वगैरह को भी इसी मेथड से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा किसी चीज का ऑयल निकालना है और उस सीड को क्रश नहीं करना, तो भी ऐसा प्रोसेस किया जाता है। सबके साथ नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट इज फॉर एवरीथिंग एल्स, क्योंकि हर किसी चीज का, ऑयल का अलग अलग कंटेंट अलग अलग अमाउंट से अलग अलग तरीकों से निकल सकता है। हो सकता है इस मेथड से ना निकले, तो कुछ एक चीजें हैं जिनको इस मेथड से यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए? वो बीज में अंदर रह भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, हम खा भी लेंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी तो वो रहती भी नहीं है। जैसे आप उसका टेम्परेचर, प्रेशर कम करते हो, टेम्परेचर वगैरह कम करते हो, वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है बीज में से बहुत आसानी से। पोर्स तो होते ही हैं, मेम्ब्रेन होती है, सीड भी एक क्या है, सेल है ना। यस सर। जैसे हमारी बॉडी में सेल है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन है उसमें, किसी प्लांट से सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, क्योंकि प्लांट है तो सेल वॉल भी है। और हमें पता है सभी प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको पार करना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड ही खाते हैं दिन में, है ना, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यस, दिन में ऑस्मोसिस से हो जाता है। हाँ, और रात को उल्टा करते हैं। क्लियर है? यस सर। ऑस्मोसिस अलग प्रोसेस है बेटा, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अलग तरीके से होता है। चलो जैसे भी है, कोई खास बात नहीं हो। तो अब देखिए, हाँ, डिफ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अब ये लाइन समझ गए होगे कि वो सरफेस टेंशन वेनिसेस। अब ये इसका मतलब वेपर प्रेशर 0, सरफेस टेंशन वेनिश, खत्म हो गई। सरफेस की टेंशन क्या होती है भाई, पानी की बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी को बिल्कुल ऊपर तक भरिए पानी को, और उसके बाद एक जोर से ऐसे थप्पड़ लगाना, आपके हाथ पर बहुत जोर से चोट लगेगी। यस सर, बहुत लगती है ना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से, दैट इज सरफेस टेंशन। अब होता क्या, पानी के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की ऊपर वाली वैलेंसी खाली है, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, नीचे से उनको सारे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। यस सर। तो सबसे सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उनको नीचे वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यूं समझ लो ना, सबने ना नीचे से ऐसे रस्सी डाल रखी और रस्सी से यूं खींच रहे हैं कि आजा भाई नीचे, आजा नीचे, लेकिन नीचे आने की जगह नहीं है, क्योंकि लिक्विड कंप्रेस होते नहीं है ज्यादा, तो नीचे आने की जगह भी नहीं, और ऊपर से नीचे खींच रहे हैं। उसकी वजह से सोचो, एक तारे नीचे, बहुत सारी तारे हैं और सब उसको नीचे खींच रहे हैं, तो वो एक हार्ड सरफेस नहीं बन गया, है ना। सर ऐसा पानी का हाथ मारने से? पानी पर जोर से थप्पड़ मारेंगे, हाथ मारने से नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ कि जोर से जब आप थप्पड़ मारते हैं तो वो सरफेस टेंशन की वजह से आपको दर्द होता है। अगर सरफेस टेंशन ना हो तो आपको थप्पड़ पर दर्द नहीं होगा पानी में। तो होता क्या, उसका रीजन है कि नीचे से सारे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। जब आप ऊपर से थप्पड़ मारते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर है उनको हटने के लिए थोड़ी सी फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स मिलने से पहले आपने बहुत जोर से मार दिया, मतलब उनके हटने से पहले ही आप उसको नीचे दबाना चाहते हो, तो पानी तो नीचे नहीं दबेगा, मॉलिक्यूल साइड में हट जाते हैं बट पानी नीचे नहीं दबेगा। और उनके साइड में हटने से पहले, उनको जितना टाइम चाहिए साइड में हटने के लिए, उससे पहले आपने जोर से थप्पड़ मार दिया, तो क्या होगा, हाथ पर लगेगा, क्योंकि नीचे दब नहीं रहा, वो पत्थर की तरह लगेगा। याद रख लेना, कहते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट से अगर आप गिरते हो पानी में, ठीक है, चेस्ट के बल या पीठ के बल गिरते हो, तो उतना ही नुकसान होता है जितना पत्थर के ऊपर गिरने से होता है, क्योंकि आप बहुत स्पीड से आओगे और उतनी स्पीड में सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल हटेंगे नहीं, बल्कि वो वहीं स्टेडी रह जाएंगे और आपको एकदम से पट से चोट लगेगी, जैसे पत्थर पर गिर गए, सडन डेथ। क्लियर है? यस सर। तो सरफेस टेंशन समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट पर सरफेस टेंशन वैनिश हो जाती है। यानी अगर क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के ऊपर अगर आप बहुत हाइट से किसी गैस के ऊपर, मतलब इसके ऊपर कूदते हो, जंप लगाते हो, आपको चोट बिल्कुल नहीं लगेगी, है ना। लेकिन वहां टेम्परेचर तो हम चलो 30.98 टॉलरेट कर लेंगे, प्रेशर 73 बार का प्रेशर टॉलरेट नहीं होगा हमसे। हम सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर ही प्रेशर को टॉलरेट करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013
1.025 बार, है ना, 1 पॉइंट इतना ही होता है ना, हाँ 1.023 ऐसा कुछ बार, है ना, 1.01325 बार होता है एक एटमॉस्फेयर में, मतलब बार थोड़ा सा, बार बराबर समझ लो, हमारा एटमॉस्फेयर लगभग 1 बार के बराबर ही प्रेशर लगता है, हल्का सा ज्यादा 1.013, है ना। तो यानी सरफेस टेंशन भाई वैनिश हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, the temperature above which the gas cannot be liquefied regardless the pressure is known as critical temperature। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, above which liquefy नहीं होती, हम पहले से जानते हैं, तो वो critical temperature होता है। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डी पॉइंट, below TC two phases can be distinguished। TC से नीचे, क्रिटिकल पॉइंट से नीचे दो फेस आपको अलग अलग नजर आएंगे, गैस अलग नजर आएगी और लिक्विड अलग नजर आएगा, बट क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर दोनों फेस एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। मैंने बोला लिक्विड और गैस आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट टीसी, टीसी के ऊपर लिक्विड फेसेस इनटू द गैसियस फेस कंटिन्यूअसली एंड द बाउंड्री बिटवीन द टू फेसेस डिसअपीयर। टीसी पर लिक्विड और गैस फेस एक दूसरे में कंटिन्यूअसली इतना जल्दी चेंज हो रहे हैं कि बाउंड्री खत्म हो जाती है, ना लिक्विड आपको नजर आएगा ना गैस आपको नजर ही नहीं आएंगे, दोनों में से कुछ भी। तो हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट। यानी आप यूं समझ लीजिए, जब आप विबग्योर को देखते हैं, उसमें रेनबो में सारे कलर दिखते हैं ना रेनबो में। यस सर। तो आप बता सकते हैं कि येलो के बाद VIB और यानी वायलेट के बाद में इंडिगो कब शुरू हुआ? उन दोनों के बीच में एक मिक्स फेस होता है, मिक्स होता है। हाँ यस सर, यस सर। बिल्कुल एकदम से कुछ भी अलग नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ मिक्सिंग फेस भी होता है दो पॉइंट्स के बीच में। ये वही है, लिक्विड से जब कोई चीज गैस बनती है तो उनके बीच में एक मिक्सिंग फेस होता है, यहाँ पर ना आप लिक्विड बोल सकते हो उसे, ना गैस बोल सकते हो। दैट पॉइंट इज कॉल्ड TCPCVC। समझ गए? वो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, और उसी पॉइंट पर वो होता है, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। यानी कि दो स्टेट जो है ना वो कंटिन्यू होती हैं। लिक्विड के बाद एकदम से झटके से गैस नहीं बनेगा, झटके से लिक्विड से वो गैस से लिक्विड नहीं बनेगा, उनके बीच में भी एक फेस आता है जिसमें दोनों ही मिक्स हो जाती हैं, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है ये सिस्टम, कंटिन्यू। समझ रहे हो बेटा? यस सर। इसी को कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो नीचे जो लिखा हुआ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, तो इसके पॉइंट सब जरा देखिए। At critical temperature, property of the liquid and vapor phase become identical. Densities become identical for liquid and vapor phase. तो देखो भाई, क्रिटिकल पर ये सबकी प्रॉपर्टी इक्वल हो जाती है। और डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है भाई? मास बाय वॉल्यूम। यस सर। मैंने Yes. आपको बताया कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर गैस और गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम इतना कम हो जाता है जितना लिक्विड का होता है। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वही गैस की डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी बराबर होगी। यस, क्लियर है? यस ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट जो बता रहा हूं ना बेटा, इनको क्रैम कर लेना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वो आते हैं ना, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन, उनमें काम आते हैं, ध्यान कर लेना, ठीक है? तो जनरली नीट में तो ये बहुत आते हैं, और जेई मेंस में आते हैं, कभी कभी एडवांस में भी आते हैं एक दो। तो ध्यान से कीजिएगा, वहां पर ये लोग फंसाते हैं इन पॉइंट्स पे। इनको याद होंगे तभी आपको मजा आएगा। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वेपर एंड लिक्विड। ये तो मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ कि वेपर और लिक्विड के बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यस, क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। आगे देखिए, डेंसिटी वेरिएशन विद टेम्परेचर। डेंसिटी वेरी कैसे करती है टेम्परेचर के साथ? तो देखो भाई, एट T1 डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वेपर। टेम्परेचर 1, कोई टेम्परेचर है, उसके ऊपर डेफिनेटली लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, वेपर की कम होती है। ये हमें पता है, सबको पता है, नॉर्मल चीज है ये तो, है ना? यस, ये बात पता है। फिर देखिए, टीसी के ऊपर दोनों की बराबर हो जाती है, लिक्विड और वेपर की। ये अभी अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि लिक्विड वेपर दोनों बराबर हो जाते हैं डेंसिटी। अब अगर एट T1 टेम्परेचर T1 कम है, ये कम है टीसी से, गैस कैन बी लिक्विफाइड। ये एक बात भी आप जानते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ही किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं किया जा सकता। यस, पता है ना? यस सर। सर। तो ये भी वही, सी पॉइंट वही है। डी पॉइंट देखिए, इन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रीजन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम रीजन जब होता है, इक्विलिब्रियम रीजन मतलब
लिक्विड और वेपर जितने बनने थे बन गए, अब वो समय के साथ चेंज नहीं आ रहा, हालांकि वो एक्सचेंज में लगातार हैं, बट चेंज नहीं आ रहा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ये। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ वेपर इंक्रीजेस, ये भी सबको पता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वेपर इंक्रीज होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगी, लिक्विड तो वेपर में बदलेगा और वेपर बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। यस, क्लियर है? यस सर। यस। अब आगे बढ़ते हैं जरा, तो ये तो जनरल चीजें थी कुछ, है ना, इस पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म गैस इज जनरल डोमेन, इज ए जनरल डोमेन। गैस हम जनरली बोल देते हैं किसी भी चीज को। अब आपको एक और डेफिनेशन हम देंगे, वेपर और गैस में डिफरेंस, साइंटिफिक, है ना, थोड़ा वो तो थ्योरेटिकल था जो मैंने बताया कि भाई जो चीज लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और वो गैस भी होती है, तो गैस को हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा साइंटिफिक देखते हैं उसको कैसे बोलेंगे। टर्म जो गैस है वो जनरल डोमेन है, द गैस कैन बी कंडेंस्ड अंडर डिजायर्ड कंडीशन नोन एज वेपर। गैस को कंडेंस करके, कंडेंस्ड अंडर डिजायर कंडीशंस, यानी गैस को किसी भी कंडीशन में, डिजायर कंडीशन के अंदर अगर हम वेपर कंडेंस कर सके तो उसको वेपर बोलते हैं। वही चीज है कि भाई वेपर क्या होता है, अगर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है ना, तो इस लाइन का मतलब वही है, आप यहां से उस लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई चीज वेपर फॉर्म में है यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म उसकी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ये वही बोल रहा है, इसलिए उसके वेपर्स को किसी भी तरह से आप कंडेंस कर सकते हो, क्योंकि भाई उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में है। तो आप उसको थोड़ा सा कंडेंस करें, ज्यादा कंडेंस करें, कैसे भी कर ले, वो लिक्विड बन जाएगा आसानी से। ये वो कह रहा है, डिजायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरी वेपर कैन बी कॉल्ड एज गैस। किसी भी वेपर को गैस कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कॉल्ड एज गैस। बट एवरी गैस कैन नॉट बी टर्म्ड एज वेपर। सभी गैसेस को वेपर नहीं कह सकते। मैंने बताया था गैस को वेपर, आप ऑक्सीजन को वेपर कह सकते हैं सर अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अपने तो। अरे अभी हम नॉर्मल टेम्परेचर नहीं प्रेशर सर, की बात कर yes, रहे हैं, no sir. नहीं कह सकते। यस जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, है ना, तो ऑक्सीजन को नहीं कह सकते, लेकिन वाटर को, वाटर गैस है, एनवायरमेंट में है कि नहीं है, यस सर, वाटर को वेपर कह सकते हैं यस सर, और वाटर को गैस भी कह सकते हैं। वाटर की गैस Yes, sir. एनवायरमेंट में है, बिल्कुल है, उसको गैस, यानी कि वेपर को तो गैस कह सकते हो आप, वेपर गैस ही तो होता है, बट कंडीशन क्या है, उसकी लिक्विड फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे, ठीक है। उन कंडीशंस में लिक्विड फॉर्म ज्यादा है, वो गैस कम है, बट कह सकते हैं तो गैस कम है लिक्विड के मुकाबले, इसलिए हम उसको वेपर बोलते हैं। तो सभी वेपर को गैस तो बोल ही सकते हैं, बट किसी भी गैस को आप वेपर नहीं बोल सकते। आगे देखिए, टर्म वेपर इज यूज्ड व्हेन, वेपर कब यूज करते हैं, टीसी से, क्रिटिकल टेम्परेचर से, कोई चीज उसका टेम्परेचर कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर उसका टेम्परेचर कम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। ये बात समझ में? अब ये साइंटिफिक है, ये वाली लाइन बोल रहा था मैं। और ओके सर। टर्म गैस इज यूज्ड व्हेन टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। क्रिटिकल टेम्परेचर से कोई चीज ज्यादा है टेम्परेचर पर, क्रिटिकल से भी ज्यादा टेम्परेचर है, तो वो कभी भी लिक्विड नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, यस सर। उसको क्या बोलेंगे फिर, उसको परमानेंट गैस बोलेंगे भी, तब उसको गैस बोलेंगे। बट अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है उसका टेम्परेचर, डेफिनेटली हम उसको वेपर बोल सकते हैं, क्योंकि उसे कंडेंस करके लिक्विड बनाया जा सकता है और उसकी लिक्विड फॉर्म शायद ज्यादा एग्जिस्ट करती हो। क्लियर है? ये डिफरेंस है भाई, समझ में आ गया? Yes, तो sir. ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये मोर साइंटिफिक है, वो फिजिकल पॉइंट है जो मैं बता रहा था कि आप ऐसे करके भी उसको मेंशन कर सकते हो कि कोई लिक्विड फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ ये जिसने बोला ना कि टेम्परेचर टीसी से कम होना चाहिए, बस इतनी सी बात याद रखो, क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होना चाहिए, फिर आप उस गैस को वेपर बोल सकते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 है, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस जो जनरल रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को वेपर बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। बट हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर की गैस ही होती है, वेपर नहीं होती, नहीं होती ना, यस गैस ही होती है, फिर भी उसको गैस बोला जा सकता है। तो ये मोर साइंटिफिक टर्म ये है, ये एग्जैक्ट साइंटिफिक टर्म है। समझने के लिए वेपर और गैस में वैसा डिफरेंस आप दे सकते हैं जो मैंने बोला था, इसलिए बोला था कि वो फिजिकल है। मेन ये है कि आप क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे सभी को वेपर बोल सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सभी को गैस बोलेंगे, वेपर नहीं बोलेंगे। दैट्स इट। क्लियर है बेटा?
सबको पॉइंट Yes, समझ में आ sir. यस सर। ठीक है। डेंसिटी वेरिएशन विद टेम्परेचर, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेपर करते हो, वेरी करती है भाई। फर्स्ट, एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रीजन, जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वेपर डिक्रीज करता है, वेपर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, डेंसिटी ऑफ वेपर इंक्रीजेस, वेपर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। यस, क्लियर है ये बात। डेंसिटी बढ़ेगी मतलब पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा वो आ जाएंगे, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर ज्यादा आ जाएंगे, तो इसका मतलब उनका वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो गया, पर यूनिट एरिया वॉल्यूम कम हो गया, उस हिसाब से कम होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है। यस, नीचे वाला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है भाई? यस सर। आगे देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, फिर से क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन दे रखी है, तो ये अब आपको आती है। टेम्परेचर, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एनी अमाउंट। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका फायदा क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज होता है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, हैंस द ईज ऑफ द लिक्विफिकेशन आल्सो इंक्रीजेस। तो मैं अब आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना भाई मेरी बात। हाइड्रोजन H2 क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो उसका -20 डिग्री सेल्सियस है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसका टीसी आपको पता है कितना होता है, 30.98 डिग्री सेल्सियस। यस, बताओ Yes, sir. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसमें ज्यादा है और क्यों? अगर मैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स को पास लेके आता हूं रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रख लेना, तो वो दोनों के टीसी से तो नीचे ही है वो। तो बताइए कौन सी गैस रूम टेम्परेचर पर, और जो भी अपनी नॉर्मल कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रूम टेम्परेचर और वॉल्यूम जो भी गैस का होगा वो तो कम करते जाएंगे। तो बताइए उसके बाद अब मैं 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रख रहा हूँ, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होगी या हाइड्रोजन जल्दी लिक्विफाई होगी? जिस गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो लिक्विफाई जल्दी होगी। मैंने टीसी बता रखा दोनों का, सोचो, दिमाग लगाओ सभी। हाइड्रोजन का टीसी मुझे पता नहीं है, या गैस लगाया जरा, चलो मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ हाइड्रोजन का। सर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। रीजन चाहिए मुझे, सिर्फ सर आंसर। रीजन ये है कि सर -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन सर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हो जाएगा, तो मतलब फोर्सेस उसके अट्रैक्शन के ज्यादा है। माइनस, सर आपने -20 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना क्रिटिकल टेम्परेचर, तो सर -20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उस पर हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। इसका मतलब देखिए अब जरा ध्यान से, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में कभी भी अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होंगी। यस सर, अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होंगी, मतलब अगर टीसी कम है तो अट्रैक्शन फोर्सेस लेस हैं, यस अगर टीसी ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्सेस मोर हैं, क्योंकि टीसी ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो, मतलब उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई हाई टेम्परेचर पे भी, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। टीसी ज्यादा मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, टीसी कम मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम। यस, क्लियर है? यस सर। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स डेफिनेटली कम होनी चाहिए, है ना। तो हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर होता कितना है भाई? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन 33.2 केल्विन होता है, 33.2 केल्विन। बताओ भाई कितने डिग्री सेल्सियस बनेगा ये? डिग्री सेल्सियस निकालो इसका। 33.2 केल्विन, -240 आ रहा है, -240। कितना? -240। -240? सही में सही है क्या?
यस सर। 273.0। सर अप्रोक्स ओके, हाँ 240 ही आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 240, मैंने तो 20 बहुत ज्यादा लिख दिया फिर, है ना। ये सब बहुत ज्यादा। ठीक है, 240 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगी, हाइड्रोजन जो है माइनस में, ये इसका टीसी है। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड हो सकती है, इससे नीचे भी लिक्विड हो सकती है, इससे ऊपर लिक्विड नहीं हो सकती। तो रूम टेम्परेचर पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ गया, यस सर। है ना। तो ये इस तरह से वर्क करता है, यानी कि इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस ना के बराबर होती हैं। अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ना के बराबर हैं, इसका मतलब उसका टीसी जो बहुत कम है। जब बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स बेचारे ऐसे से वाइब्रेट करना बंद कर देंगे, तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, फिर वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो जाएगा। अगर वो वाइब्रेट करते रहे हाई टेम्परेचर पे, तो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा, वो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। समझ गए, क्लियर है ये बात? हाँ कृष्णा बेटा बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है उसका यूज तो सर एनर्जी स्टोर करने के लिए भी करते हैं, तो सर वो एग्जिस्ट कैसे करती है? एग्जिस्ट कैसे करती है यस भाई? सर। उसका टेम्परेचर ठंडा करते हैं, नाइट्रोजन के अंदर इतना डालते सर, हैं इतना उसको, ठंडा? नाइट्रोजन के अंदर डालते हैं उसको। अब एक चीज बताता हूँ आपको कि हाइड्रोजन पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये टेम्परेचर कम करो, अगर हाइड्रोजन को लिक्विड बनाना चाहते हो तो प्रेशर भी बहुत हाई चाहिए उसके लिए, प्रेशर भी काफी हाई होता है। ठीक पर है, सर ये तो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना इसके ऊपर तो। हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर है ये, बिल्कुल क्रिटिकल है। ठीक है, तो यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तो वो कभी भी लिक्विड लिक्विफाई बनेगी, होगा ही नहीं सर। है ना। दैट इज इट। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि काफी खतरनाक डाटा है तो सर मतलब हाइड्रोजन। उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती होगी फिर तो लिक्विफाइड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन बेटा ये देखो, इसको पहले तो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन उसको -70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दे देती है, फिर उसके बाद और ज्यादा उसको कम करते हैं। आजकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे बन चुके हैं जो वेरी लो टेम्परेचर पर भी चीजों को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। वो कैसे हैं, कैसे काम करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, मेरे को उसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कह लो कि फिजिक्स का मैटर हो गया थोड़ा सा। बट वो ऐसा है कि हमने आजकल इतना टेम्परेचर अचीव कर लिया है, -40 240 तक आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इवन मैंने एक देखा था कहीं पे कि -273 भी, मतलब 0 केल्विन भी अटेन किया जा सकता है लैब में। आजकल ऐसी चीजें आ गई हैं, 0 केल्विन अटेन किया जा सकता है। मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, बट मैंने ऐसा देखा था। एक यूट्यूब के ऊपर साइंटिफिक और रिसर्च का कोई वीडियो चेक कर रहा था मैं, तो उसके अंदर देखा था मैंने। ठीक है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब तो देखिए भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर अब आपको समझ में आ गया कि भाई इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का पता लग जाता है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम है। क्रिटिकल टेम्परेचर कम, मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर, मिनिमम प्रेशर एट विच अप्लाइड टू द क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट ए गैस इनटू लिक्विड। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, सारी डेफिनेशन दे रखी है। 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, वही उसका वॉल्यूम होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम। अब देखिए जरा, क्रिटिकल कांस्टेंट कौन से हैं? अभी टीसी, पीसी, वीसी, इनको क्रिटिकल कांस्टेंट बोलते हैं, और इनके अब मैथमेटिकल फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो चलिए अब इस चैप्टर को लगभग खत्म करने वाले हैं हम। द वैल्यूज ऑफ द क्रिटिकल कांस्टेंट विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस व्हिच कैन बी एक्सपेरिमेंटली फाउंड। तो वैल्यू सबकी अलग होती है और एक्सपेरिमेंटली फाउंड करते हैं। तो देखो भाई, द क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट को वंडरवाल कांस्टेंट की टर्म में आप निकाल सकते हो। अगर आपको बी की वैल्यू पता है तो वीसी को 3b से मल्टीप्लाई, तो बी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वीसी आ जाएगा। यस, बी क्या था? वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू 4, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 4 था बी। याद है बी की वैल्यू, है ना। उसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वीसी इक्वल 3b। उसके बाद पीसी क्या होता है भाई? पीसी होता है ए बाय, ए क्या था? अट्रैक्शन फोर्स, वंडरवाल कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ए बाय 27b स्क्वायर, ए divided by 27b square, that is PC. A divided by 27b square, यह है PC। TC क्या होता है? 8a by 27 RB, R गैस कांस्टेंट है, यूनिट वेरिएबल है ना।
तो 8a/27 RB, तो b तो इसमें है ही, उसमें b स्क्वायर है, इसमें अकेला b है, r आ गया साथ में, b स्क्वायर की जगह पर rb लगा दो, tc। हाँ भाई क्लियर है ये सबको, tc pc vc के फॉर्मूलाज। तो Yes, sir, BC note. 3B TC 8a/27 RB PC जो होता है a/27 b स्क्वायर है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड क्रिटिकल कांस्टेंट वो कैसे निकलता है? फॉर एवरी गैस कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट ZC, ZC मतलब कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट है किस पे? क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो PV इक्वल NRT होता है, तो Z क्या था? PV/RT 1 मोल के लिए, तो PC VC TC के ऊपर Z जो है वो ZC बन जाएगा। क्लियर है? तो ZC इक्वल PC VC डिवाइडेड बाय RTC। क्लियर है बेटा? तो PC की वैल्यू पुट कर दी हमने 3AB डिवाइड बाय 27B स्क्वायर, PC VC की वैल्यू डिवाइड बाय 8R 27RB, तो ये इक्वल आ जाएगा 3/8 ZC की वैल्यू, और ये हमेशा फिक्स रहती है कांस्टेंट 3/8 0.387। याद रहेगी, याद करनी है ये। यस गाइस, सर जो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी होती है हर गैस की सेम होती है? सबकी सेम आने वाली है। देखो उसमें क्या है, क्योंकि देखो 3B की वैल्यू, इनका VC क्या होता है 3B, PC क्या होता है a/27 B स्क्वायर, और TC क्या होता है 8a/27 RB। ये वैल्यूज तो सेम रहेंगी ना, B से B कट जाएगा, R से R कट जाएगा, सब कुछ कटा जाएगा, तो कांस्टेंट रहेगा ZC सभी गैसेस का। यस, समझ रहे हो बेटा कृष्णा? यस सर। ठीक है, चलो भाई, अब ये हो गया, मतलब ZC की वैल्यू आ गई। तो ये सिर्फ इतनी 2 दिन के लेक्चर में ये वाले फॉर्मूले निकल कर बाहर आए हैं। सोच लो 2 दिन के लेक्चर में, है ना, लगातार बोलने के बाद में आपको ये चीज समझ में आई है हल्की सी। एंड्रयू ने सोचो कितना जबरदस्त वाला एक्सपेरिमेंट किया था। अब बात करते हैं चैप्टर में वायरियल, लास्ट नॉट द लीस्ट लास्ट इक्वेशन है, इसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलो वो अगले लेक्चर में कर लेंगे, नो वरी। तो देखिए यहाँ पर वायरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट है भाई, ये वायरियल इक्वेशन है। तो जैसे आपने रियल गैस इक्वेशन की थी आइडियल के बाद में, अब रियल गैस इक्वेशन भी हर टेम्परेचर प्रेशर पर फॉलो नहीं होती, उसमें भी गलतियां आ जाती हैं, ठीक है। जब कंडीशनें एक्सट्रीमली हाई हो जाएं, एक्सट्रीमली कंडीशंस जो है वो खतरनाक हो जाएं, ड्रेजेडिक हो जाएं, तो वायरियल गैस इक्वेशन को यूज किया जाता है। हालांकि ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, बट ये इसने कुछ ऐसा बना दिया कि ये इक्वेशन हर बार अलग हो जाएगी, हर बार अपने आप अलग हो जाएगी, ठीक है, जैसे आप उसके कांस्टेंट्स की वैल्यू भरोगे। तो कुल मिला के ये काफी हद तक एप्लीकेबल हो जाती है, और इसी से आइडियल भी बना सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन, इसी से आप रियल गैस इक्वेशन भी बना सकते हो। वो कांस्टेंट की वैल्यू उस तरह से भर देते हैं और वो अपने आप उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वायरियल गैस इक्वेशन एक तरह से लगभग यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है, पर ये यूज नहीं करेंगे हम हर बार, याद रख लेना, क्योंकि इसको तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधा आपको जो इक्वेशन आती है सीधा उसी से यूज कीजिएगा। हाँ, वायरियल कभी कभी यूज होती है। तो देखो भाई, वायरियल क्या है? जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द गैसियस स्टेट, जनरलाइज इक्वेशन है ये, लगभग सब कुछ इसमें आ जाता है। Z इज expressed in power series expansion of pressure और 1/वॉल्यूम। प्रेशर या 1/वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो वो कैसे यूज होता है वो देखिए जरा। V जो है वो इक्वल V/N है, वॉल्यूम जो है V/N, मतलब वॉल्यूम पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स हैं ये। तो Z देखो क्या होता है PV/RT, ये सबको पता है, ये लिखा हुआ है ना, Z इक्वल PV/RT। अब हमने क्या किया, 1 लगाया, तो Z इक्वल क्या किया, वायरियल इक्वेशन में क्या करता है वो 1 प्लस B/V प्लस C/V स्क्वायर प्लस D/V³ प्लस E/V4 प्लस F/V5 प्लस ABCDEFGHIJ के लम्बो चलते रहो। समझ में आ गया? यस सर, 1 जेड पे जाएगा पूरा। 1 प्लस B/V प्लस C/V स्क्वायर प्लस D/V³ प्लस E/V4 प्लस F/V5 एंड सो ऑन। तो 1 जो है फर्स्ट वायरियल कोफिशिएंट है 1, इसलिए हमने 1 प्लस लिखा। B है सेकंड वाला, C है थर्ड वाला, D है फोर्थ वाला, एंड सो ऑन, चलते रहिए। ये इक्वेशन बना दी इन्होंने,
यानी जेड की वैल्यू एक्चुअल में क्या कर दी, पीवी बाय आर टी को एक्चुअल में क्या लिख दिया, 1 प्लस बी बाय वी, सी प्लस सी बाय वी स्क्वायर प्लस डी बाय वी क्यूब प्लस ई बाय वी 4 प्लस एफ बाय वी 5 प्लस ए बी सी डी एफ जी एच आई के लिए जितने भी लगाने लगा दो। ठीक है भाई, क्लियर है Yes, सबको? sir. ये है सर, एक क्वेश्चन है वाइडियल सर। गैस इक्वेशन। यस बेटा कृष्णा बोलिए। सर ये v इक्वल टू v बाय n क्या है? क्या सर ये जो मतलब v रियल इक्वेशन v है बाय इसको n, वो V v equal to बाय V n by का मतलब है वॉल्यूम पर मोल, नंबर ऑफ मोल भी तो इसमें इंक्लूड करने हैं ना, तो जहां पर भी v लिखा हो v बाय n है। ठीक है, अच्छा वो सर, पर मोल वॉल्यूम की का बात। मतलब वॉल्यूम पर मोल। हाँ, वॉल्यूम का मतलब Okay, वॉल्यूम पर मोल है, मोल्स में ही वॉल्यूम का काउंट करोगे आप। ऐसे तो वॉल्यूम कुछ भी ले लोगे, मोल तो बताने पड़ेंगे ना। यस सर। ठीक है, अमाउंट दैट इज ऑल। ठीक है, तो ये है भाई हमारी वायरल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसके कई बार ना वो पहला दूसरा तीसरा कांस्टेंट बता देता है और फिर बताता है कि बताओ ये क्या है, ये आइडियल गैस को फॉलो कर रही है कि नहीं। तो आपको पीवी बाय आर टी भी भरना पड़ेगा और ये पहला दूसरा तीसरा कांस्टेंट 1 बी सी, पहला कांस्टेंट 1 है, बी मत समझ लेना पहले को। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करती है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। तो अब भाई आप लोगों को किसी को डाउट है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो किसी को डाउट है तो डाउट पूछिए और अब एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए।